नमस्कार आदरणीय मित्रों, मेरा नाम उपेंद्र नाथ रैणा है। मैं बरेली साहित्य विकास मंच के इस पटल से अपने सभी आदरणीय मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस पटल से बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा सबसे अनुरोध है, जितने भी मित्र यहाँ पर जुड़ेंगे, कि वे हमारी बात सुने, हमारी कविताएं सुने और उसके बाद उसको लाइक करें, शेयर करें। बरेली साहित्य विकास मंच बरेली उत्तर प्रदेश के इस पटल से मैं सबसे पहले जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जिनका इस पटल के निर्माण के लिए बहुत श्रम करना पड़ा, उन्होंने बहुत जज्बा दिखाया इसके लिए, और आज हम उसी परिणाम स्वरूप इस पटल पर हैं। वे हैं माननीय सुभाष राहत बरेलवी जी, जो इस पटल के संस्थापक हैं। और उन्होंने पिछले 2-4 दिन में काफ़ी श्रम किया है और उनका मानना ये था कि साहित्य सेवा के लिए पूरे भारत में इस तरह के पटलों की आवश्यकता है, ताकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे साहित्यकार, कवि लोग हमारे साथ जुड़ें और अपनी अपनी जो उनकी अभिव्यक्तियां हैं, अपना अपना उनका जो लेखन है, वो इस पटल के माध्यम से अपने मित्रों के सामने रखें। उसके बाद श्री रामकिशोर वर्मा जी, जो इस पटल के संरक्षक हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी, जो अध्यक्ष हैं बरेली साहित्य विकास मंच के, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं हम। श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी, जो संयोजक हैं, और उसके बाद उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी के रूप में श्री उपमेंद्र सक्सेना जी, उनका भी विशेष योगदान है इसमें। और राम रतन यादव जी, जो मुख्य सचिव हैं, वे हमारे इसमें काफ़ी उनका योगदान रहा है। और उसके अतिरिक्त समस्त जो सम्मानित सदस्यगण हैं, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ कि वे अब समय समय पर हमारे साथ जुड़ते रहें और इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करते रहें। अब मैं अपना काव्यपाठ शुरू करने से पहले मैं एक विशेष उल्लेख यहाँ पर करना चाहता हूँ। वो है इस मंच के जो संस्थापक हैं श्री सुभाष राहत बरेलवी जी, उनके जो गुरु और पथ प्रदर्शक रहे हैं, और साथ में इस पटल के भी पथ प्रदर्शक हैं, जिनका मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा। उनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उनके भी हम बहुत आभारी हैं। बालाघाट के श्री गोपाल देव नीरद जी, जम्मू से श्री प्यासा अंजुम जी, और रामपुर उत्तर प्रदेश से श्री जितेंद्र कमल आनंद जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी प्रेरणा से, जो उनकी प्रेरणा बरेलवी जी को मिली है और इस पटल का निर्माण हुआ है, इस पटल को आगे बढ़ाने का उनका आशीर्वाद उनके साथ हमेशा है। ये मैं कुछ विशेष उल्लेख यहाँ पर अपना कार्यक्रम, अपना काव्यपाठ शुरू करने से पहले आपको बताना चाह रहा था। अपना काव्यपाठ शुरू करने से पहले मैं समझता हूँ कि मैं कुछ मिनटों में अपने बारे में थोड़ा सा आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं वास्तव में भारतवासी हूँ, इस देश का, इस महादेश का रहने वाला हूँ। मूलतः श्रीनगर कश्मीर से हूँ।
1953 में मेरी पैदाइश हुई है कश्मीर में, और उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद फिर मैं उस समय मेरी उम्र लगभग 30 साल की थी जब मैंने अपना डॉक्टरेट पीएचडी कश्मीर यूनिवर्सिटी से लगभग पूरा किया था। बाद में उसका परिणाम आया। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ पर आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में प्रवेश किया। ये 1983 की बात है, लेकिन उससे पहले मैं श्रीनगर में था, पूरा जीवन वहाँ व्यतीत हुआ। तब तक मैं कह सकता हूँ कि श्रीनगर का वातावरण थोड़ा बहुत संतोषजनक था, ठीक ही था। उस तरह का जो बाद में 1990 के बाद जो वातावरण पैदा हुआ, जिसकी वजह से, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों को वहाँ से बहुत ही जबरन विस्थापन करना पड़ा और फिर देश के अलग अलग भागों में उनको निर्वासन में अब भी रहना पड़ रहा है। अभी वापसी की कोई गुंजाइश नज़र तो आ नहीं रही है, लेकिन प्रयास जारी है, आशा हमने छोड़ी नहीं है। लेकिन इस बीच में जो जीवन में उथल पुथल रही, विशेषकर 90 के बाद, वो अपने आप में बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है। और उसी बीच में जो साहित्यकारों का एक समूह सामने आया और उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से उस पीड़ा को, इस वेदना को सामने रखा है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उसका एक विशेष योगदान है उस साहित्य का, विशेषकर कविताओं का, कहानियों का, और जो उस निर्वासन पर जो साहित्य लिखा गया। चूँकि मैं कश्मीर से हूँ, मैं चाहता हूँ अब मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँ और बीच बीच में बातचीत करता रहूँ। मैं देखता हूँ ममता बरोद जी ये कार्यक्रम देख रही हैं, यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, उनका भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रामकिशोर वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। और साथ में बहुत सारे मित्र हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि मैं उस जगह से आया हूँ जिनको फूलों की वादी कहा जाता है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, क्यों न मैं अपनी बात फूल से शुरू करूं। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं बात तो सकारात्मक रूप से शुरू की जाए। जीवन में उथल पुथल का आना उसका एक प्रमुख हिस्सा होता है, उतार चढ़ाव जो आता है, लेकिन साथ साथ में हमें जीवन के प्रति आशातीत होना चाहिए, आशावान होना चाहिए। और साथ में हमें जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनका मुकाबला करना भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रीतम कुमार झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। मैं फूल की एक छोटी कविता से अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। फूल की परिभाषा शायद यही है, फूल की परिभाषा शायद यही है कि उसकी खुशबू आदमी को लोहा होने से बचाती है। फूल की परिभाषा शायद यही है कि उसकी खुशबू आदमी को लोहा होने से बचाती है। ये मेरी पहली कविता थी। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि और मित्र हमारे साथ जुड़ें और जो मैं कुछ कविताएं आपके समक्ष आज के इस कार्यक्रम में रख रहा हूँ, इसको आप सुनें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। अब एक और छोटी कविता आपके सामने रख रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं अपनी बंद मुट्ठियों से
बहुत दूर निकल आता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं अपनी बंद मुट्ठियों से बहुत दूर निकल आता हूँ। अपने लंबे नाखूनों से ज़मीन पर लिख देता हूँ, अभी जीवित हूँ, अभी सुरक्षित हूँ। अभी जीवित हूँ, अभी सुरक्षित हूँ। ये मेरी एक छोटी कविता थी जिसको मैंने आपके समक्ष रखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अब आपके सामने जो 1990 से पूर्व जब मैं कश्मीर में था, क्योंकि हमारा वातावरण वहाँ पर मिलजुल के रहने का था ही, लेकिन एक सुगबुगाहट, एक पूर्वाभास जो बीच बीच में होता रहता था वहाँ पर, वो इस तरह होता था कि लगता था कभी कभी हमें कुछ उस तरह का वातावरण नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी वातावरण से वहाँ पर आए थे और विशेषकर हिंदी में हम लिखते थे। और हिंदी में लिखना कश्मीर में कुछ लोगों को अजीब सा लगता था। उनको लगता था कि हम कुछ अलग किसी और भाषा में लिख रहे हैं, जब तक कि पूरी ये चेतना नहीं आई कि जो हिंदी भाषा है वो पूरे देश की भाषा है और उस भाषा के माध्यम से ही हम पूरे इस राष्ट्र के साथ, पूरे देश के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी एक कविता जिसका मैं यहाँ पर आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। ये मेरा पहला काव्य संग्रह जो है वो 1980 में प्रकाशित हुआ। उन दिनों मैं डॉक्टरेट कर रहा था, उस पर कार्य कर रहा था और साथ में मैं वहाँ पर एक राजकीय डिग्री कॉलेज सोपोर है, वहाँ पर उनको बच्चों को वहाँ पढ़ाता था। उन दिनों मेरा एक काव्य संग्रह आया, चीख भी एक भाषा है। उसमें कई कविताएं हैं, लेकिन अब देखिए, जब एक कवि लिखता है, जब एक कवि अपनी कल्पना में कुछ बिंबों को लाता है, अपनी कल्पना में जब वो किसी साहित्य की रचना करने लगता है और वो शब्दों के माध्यम से फिर लिखित रूप में दूसरों के सामने आता है, तो ऐसा लगता है कि एक पूर्वाभास के रूप में उस कविता के माध्यम से उस समय एक ऐसा लग रहा था कि कुछ वातावरण बहुत आगे, कहते हैं ना कि जब आपके मुंह पे सरस्वती आ जाती है तो कुछ आगे का, जो बहुत आगे घटित होने वाला होता है, उसका पूर्वाभास होने लगता है और वो आपकी रचना के माध्यम से, आपके कविताओं के माध्यम से, आपके रचनाओं के माध्यम से सामने आता है। मैं ये कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ। अंततः तुम्हारे आंगन में खड़े चनार की शाखाएं। अब चनार का वृक्ष जो है ये कश्मीरियत का प्रतीक तो माना जाता है, जैसा कि आप मित्रों को मालूम है। और चिनार, जिसको कश्मीर में हम बूंग कहते हैं, बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष होता है और बहुत मुश्किल से अपने इर्द गिर्द किसी और वृक्ष को उगने देता है, किसी पेड़ को उगने देता है। चिनार यानी अपने आप में एक विशालकाय पेड़ है और प्रतीकात्मक रूप में आप देख लीजिए मैंने इसका कैसे अपनी इस कविता में लिया है। अंततः तुम्हारे आंगन में खड़े चिनार की शाखाएं मेरे घर तक पहुंच चुकी हैं, जिसमें पूरा शहर इसकी गिरफ्त में आ चुका है। यहां तक कि मैं तुम्हें रोज इसके साथ खड़ा पाता हूं। यहां तक कि मैं रोज तुम्हें इसके साथ खड़ा पाता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है
तुम जानते हो, पूरा जानते हो, तुम्हारे चिनार का कद मुझसे बहुत ऊंचा है। तुम में और मुझ में यही एक अंतर है। तुम में और मुझ में यही एक बहुत अंतर है। धूप सेकने के लिए न मैं छत की ढलान पर बैठ सकता, न खुले मैदान में आ सकता हूँ। धूप सेकने के लिए न मैं छत की ढलान पर बैठ सकता, न खुले मैदान में आ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों के लगाए हुए इस वृक्ष ने मेरे तथा मेरे बच्चों के हिस्से में साया बांट रखा है। जो जहर की तरह रग रग में फैल गया है। इस बार की अफवाह सच्ची निकली कि वसंत आ गया, मगर आज बेमौसम ही तुम्हारा चिनार सुर्ख हो गया है। आज बेमौसम ही तुम्हारा चिनार सुर्ख हो गया है। इसलिए नहीं कि मेरी आंखें लाल हैं, इसलिए नहीं कि मेरी आंखें लाल हैं और पत्ते मेरे जिस्म से झर रहे हैं। लोगों में शक पैदा हुआ है, लोगों में शक पैदा हुआ है कि तुम्हारा चिनार आदमखोर है, तुम्हारा चिनार आदमखोर है। मित्रों, इस तरह से आपको ये आभास मिला होगा कि किस तरह से इस कविता के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि 1980 में जब हमने कल्पना भी नहीं की थी कि 1990 में हमें किस महाप्रलय को झेलना पड़ेगा, उन दिनों हमें ये पूर्वाभास के रूप में हमारे सामने ये एक उदाहरण के रूप में इस कविता को देखा जा सकता है। फिर मेरी काव्य यात्रा चलती रही। जब मैं दिल्ली में आ गया तो दिल्ली में अपना कार्यभार आकाशवाणी में संभालने के बाद, उसके बाद मेरा एक और संग्रह आ गया 1991 में आत्मदाह के नाम से। तो आत्मदाह कविता संग्रह में इस बीच श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी ये कार्यक्रम देख रहे हैं और मुझे आशा है कि और मित्र हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और ये कार्यक्रम देखते रहेंगे। आत्मदाह में उन दिनों 90 में जब एक विशेष समुदाय के लोगों को कश्मीर से निर्वासित होकर आना पड़ा बाहर, जो वहाँ पर परिस्थितियाँ बन गई हैं, उसके बाद मेरा परिवार जिसमें मेरे पिताजी, माता, मेरे भाई लोग सब उसमें शामिल थे। अन्य परिवारों के साथ भी यहाँ चले आए, वे दिल्ली में आए। कुछ लोग हमारे जो वहाँ पर जम्मू में हैं वहाँ रह गए, कुछ लोग भारत के अन्य शहरों में चले गए। लेकिन कुल मिलाकर जो एक जलावतनी वाली स्थिति पैदा हुई कि हमारा घर छूट गया, वहाँ पर घर ही नहीं छूटा, हमारी संस्कृति, हमारा जो रहन सहन, हमारा जो वातावरण, वहाँ की झील, नदियाँ, पहाड़, वहाँ की स्मृतियाँ, वहाँ का आबो हवा, सब कुछ वही छूट गया, सब कुछ वही रह गया। यहाँ पर मुझे याद आ गया जब हमारा परिवार, मेरा परिवार यहाँ पर आ गया तो रहने के लिए पहले जगह नहीं मिली, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्थापित होते गए, जब व्यवस्था होती गई, उस हिसाब से आगे चलता गया। उन दिनों मेरा एक काव्य संग्रह 1991 के बीच में आ गया आत्मदाह के नाम से। उसमें चूँकि मैं दिल्ली में था, इसमें कोई शक नहीं कि मैं 1983 में ही आया था, लेकिन मूलतः तो कश्मीर से ही हूँ और उम्मीद ये कर रहा था कि आगे फिर जाके मैं कश्मीर जाकर वापस अपने घर चला जाऊँगा। लेकिन 1990 के बाद जो परिस्थितियाँ बन गई है, उसके बाद किसी का भी लौटना संभव नहीं हो पाया। बहुत मुश्किल था, अभी भी वही परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो मेरे उस संकलन में जितनी भी कविताएं, उसमें लगभग आधी कविताएं, जो जितनी कविताएं उस विस्थापन बोध पर, निर्वासन पर हैं। मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको
जो उस समय जो हमने दर्द महसूस किया, जब उस समय हमें लगा कि जो पीड़ा हम भोग रहे हैं क्षमा चाहता हूँ, कि और वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बन गई थी कि हमसे हमारा पूरा वहाँ का वातावरण सब कुछ छिन गया, तो मैंने इस संकलन में जो मेरी एक कविता है उसको मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहता हूँ। है किसी फूल की खुशबू। मेरे पास जो यहाँ पर अभी कुछ दिक्कत सी आ रही है इस लाइव में, मेरे पास जो नाम आ रहे हैं उसमें केवल वॉचिंग का आ रहा है, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि अगर कोई मित्र ये मुझे सुझाव दें कि इसमें क्या कमी रह गई है तो मैं उसको दूर कर सकता हूँ, ताकि जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर दिख सकें। मेरी आवाज़ अगर बरेलवी जी आप तक पहुँच रही है, कृपा करके मुझे ज़रा मार्गदर्शन दीजिए कि क्या कमी है इसमें, क्योंकि पुष्पा जोशी जी का यहाँ पर आ गया है, शी इज़ वॉचिंग, लेकिन इसमें जो प्रतिक्रियाएं हैं वो नहीं आ रही हैं। राहत बरेलवी जी, आप मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो कृपा करके बता दीजिए कि इसमें क्या कमी रह गई है। मैं तब तक अपनी कविता जारी रखता हूँ। है किसी फूल की खुशबू, लहू लुहान है घाटी, शहर नदी झील पहाड़ चिनार और सब कुछ, फिर भी कहीं पर है मौजूद अब भी किसी फूल की खुशबू, इसे भी जड़ से मत उखाड़ो, इसे भी जड़ से मत उखाड़ो। लहू लुहान है घाटी, शहर नदी झील पहाड़ चिनार और सब कुछ, फिर भी कहीं पर है मौजूद अब भी किसी फूल की खुशबू, इसे भी जड़ से मत उखाड़ो। देखो वो अभी मुरझाया नहीं, देखो वो अभी मुरझाया नहीं, मुस्कुरा रहा है सन्नाटे में भी, ध्वस्त होते हुए नगर के विकृत व्याकरण से वो अभी परिचित नहीं है, इसीलिए वह अनभिज्ञ है बंदूक और बम विस्फोट की भाषा से, इसीलिए वह अनभिज्ञ है बंदूक और बम विस्फोट की भाषा से। उस फूल की भाषा को, उस फूल की भाषा को, उस फूल की भाषा को ऐसा कोई भी शब्द मत दो जिससे चिनार हर मौसम में सुर्ख होने लगेगा, जिसकी शाख शाख अब हो गई है आदमखोर। फिर भी कोई डर नहीं, फिर भी कोई डर नहीं, क्योंकि है मौजूद अब भी, है मौजूद अब भी किसी फूल की खुशबू, जिसे कोई भी हथियार काट नहीं सकता, जिसे कोई भी हथियार काट नहीं सकता। ये मेरी दूसरी कविता थी जो आत्मदाह संकलन में छपी हुई। वैसे तो कई कविताएं हैं, लेकिन इस बीच में उन कविताओं से इतर मैं अब और कुछ छोटी छोटी कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस बीच में चंद्रभान सिंह चांद जी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है कि इसमें क्या कुछ परेशानी आ रही है मुझे, कि मुझे अपने मित्रों की प्रतिक्रिया यहाँ पर शायद मिल नहीं रही है। केवल इसमें नाम तो आ रहे हैं, कुछ समस्या आ रही है लग रहा है मुझे यहाँ पर। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक और कविता आपके सामने रख रहा हूँ। इसका शीर्षक है इतना आसान नहीं सहना किसी का बड़ा होते देखना। इतना आसान नहीं सहना किसी का बड़ा होते देखना, देखकर बुलंदी महल की झोंपड़ी इस तरह मुस्कुराई, दिलाती रही ऐसा आभास
दिलाती रही इतना आभास, जितना तुम छूते रहोगे आकाश, उतना ही मैं होके रहूँगी ज़मीन की, उतना ही मैं होके रहूँगी ज़मीन की। ये मेरी एक और छोटी कविता थी। चंद्रभान सिंह चांद जी नमस्ते, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कई मित्रों के यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूर हो जाए। अब मैं आपके सामने एक और कविता रख रहा हूँ। एक छोटी सी कविता है। कब तक मेरे हाथ काटते रहोगे, कब तक मेरे हाथ काटते रहोगे, ये क्रांति मेरी रग रग में है। कब तक मुझे लहूलुहान करते रहोगे, इसका सूत्रपात मेरे मस्तिष्क से हुआ है। आखिर तुम्हें चाहिए क्या, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। ये एक छोटी कविता थी। मैं अपने जो काव्य मित्र जो इस पटल पर इस समय यहाँ पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। वे मेरे समक्ष इस समय आए हैं और मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। कुछ छोटी सी तकनीकी खराबी की वजह से लग रहा है कि उनके कार्यक्रम तो लाइव जा रहा है, कुछ समस्या आ रही है यहाँ पर। मैं अब आपको एक और कविता सुना रहा हूँ। दर्द का एहसास। बर्फ सा पिघलने का एहसास तब होता है, बर्फ सा पिघलने का एहसास तब होता है, जब कोई मेरे हाथों से वसंत छीन के ले जाता है। ये छीन के ले जाना, ये ऐसा प्रतीक अब कविता में प्रयोग करना प्रारंभ हो गया है। ये 1990 में जब मेरा संकलन छपा था, उसमें ये कविता मेरी थी, तो इस पे मैंने इस बिंब का प्रयोग किया है। बर्फ सा पिघलने का एहसास तब होता है, जब कोई मेरे हाथों से वसंत छीन के ले जाता है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, जब भी किसी ने नदी को काटना चाहा, वो घाटी के अंतरंग में बहती रही। किसी को भी प्यासा नहीं रखा नदी ने, क्योंकि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जब भी किसी ने नदी को काटना चाहा, वो घाटी के अंतरंग में बहती रही। किसी को भी प्यासा नहीं रखा नदी ने, क्योंकि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। नदी तुम सूखती नहीं हो, नदी तुम सूखती नहीं हो, सहजता से बहती हो। मेरे भीतर अनवरत, मेरे भीतर अनवरत, मेरे भीतर अनवरत। ये एक और कविता थी। मुझे याद आ रहा है, जब हमारी माँ जीवित थी, पिताजी नहीं रहे थे, 2006 के आसपास माँ का भी यहाँ से प्रस्थान हुआ, वे हमारे बीच से चली गई। लेकिन कुछ बातें उनकी मुझे याद आ रही थी कि पूछ रही थी, बेटा अब हम कश्मीर वापस कब जाएंगे? तो हमने कहा था परिस्थितियां जब बन जाएंगी वैसे जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। हमें बहुत आशा रखनी चाहिए, हमें जाना चाहिए और आप ज़रूर जीवित रहना, हम चले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच में नहीं रही। लेकिन उस पर मैंने एक कविता लिखी जो माँ को समर्पित है। माँ, हम घर छोड़ आए हैं, आज कहाँ हैं?
माँ, हम घर छोड़ आए हैं, आज कहाँ हैं, किस पथ पर, जनपथ पर या राजपथ पर। माँ, हम घर छोड़ आए हैं, आज कहाँ हैं, किस पथ पर, जनपथ पर या राजपथ पर। माँ, घर छोड़ते वक्त तुम भूल आई। माँ, घर छोड़ते वक्त तुम भूल आई, थोड़ी सी आग शायद बुझी नहीं होगी अभी, वो इसलिए कि वो थोड़ी सी आग तुमने वहाँ बचा के रखी होगी। माँ, वो थोड़ी सी आग अभी बुझी नहीं होगी, तो इसीलिए शायद अभी हम जीवित हैं, इसीलिए शायद हम अभी जीवित हैं। माँ, घर छोड़कर हम अपनी नदी भूल आए वहाँ। माँ, घर छोड़कर हम अपनी नदी भूल आए वहाँ, अब कैसे बह रही होगी। माँ, मुझे वो नदी बहुत याद आ रही है। माँ, मुझे वो नदी बहुत याद आ रही है। जब भी हम लौट जाएंगे माँ, जब भी हम लौट जाएंगे माँ घर अपना, तो क्या नदी सूख गई होगी। मैं कम से कम अपने आंसू की इस धारा से उसको सूखने नहीं दूंगा माँ, उसको सूखने नहीं दूंगा माँ, अपनी नदी को मैं सूखने नहीं दूंगा माँ। माँ, तुम जीवित रहना। माँ, तुम जीवित रहना। नदी को अभी युगों युगों तक जीवित बहते हुए देखना है। नदी को अभी युगों युगों तक जीवित बहते हुए देखना है। इस समय इस पटल पर जो मेरे मित्र जुड़ रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। वो मेरा ये काव्य पाठ सुन रहे हैं। साथ में इस बरेली साहित्य विकास मंच बरेली उत्तर प्रदेश के जो संस्थापक हैं श्री सुभाष राहत बरेलवी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें मौका दिया है आज इस पटल पर अपनी ये कविताएं प्रस्तुत करने का। साथ में जो उनके गुरुजन हैं श्री गोपाल देव नीरद जी, श्री प्यासा अंजुम जी और श्री जितेंद्र कमल आनंद जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रेरणा स्रोत के रूप में वो इस पटल के लिए रहे हैं। मैं अब आगे आप मित्रों को ये बताना चाहूँगा, कश्मीर जो हमारे रग रग में है, हमारे जीवन में है, वो तो कभी हम भूल नहीं पाएंगे उसको, चाहे हज़ारों साल लगेंगे, करोड़ों साल लगेंगे, जितनी भी पीढ़ियाँ हमारी गुज़र जाएंगी, लेकिन हर पीढ़ी तक हमारा यही पैगाम होगा कि जिस कश्मीर के हम रहने वाले हैं उसको भूलना मत, उसको आगे आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि जब तक हम वापस नहीं लौटेंगे, जब तक हम अपना कश्मीर वापस नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी पीढ़ियाँ हमें इसमें गुजारनी पड़ेंगी, जो आगे जाना पड़ेगा, हमें कश्मीर अपना लौटना है, ज़रूर लौटना है। और इसी आशा के साथ जो वहाँ का प्राकृतिक वर्णन है, वहाँ का जो प्रकृति है, वहाँ का जो सौंदर्य है, उस पर मैंने अभी फ़िलहाल पिछले दिनों ही मेरा एक गीत बन गया था। मैं चाहता हूँ उस गीत की कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखूं और आप मित्रों को सुनाऊं कि उस गीत में किस तरह से मैंने कोशिश की है कि वहाँ का जो प्राकृतिक वर्णन है उसको अपने जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं उनको उसका वर्णन उनके सामने रखूं। हालांकि मैं सस्वर पाठ तो इस समय कर नहीं पाऊंगा, मैं आपको वो गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसकी कुछ जो पंक्तियाँ हैं
आप उसको सुन लीजिएगा। मलमल सी ये बर्फ़ की चादर, बुनकर कोई बुन गया आकर, उसका ही ताना उसका ही बाना, जन्नत कोई रच गया आकर। हम उस बुनकर को याद कर रहे हैं, वास्तव में जिसने इस जन्नत को बनाया है, इस जन्नत को रचा है, हम उसको याद कर रहे हैं। फूल गुलाबों सी रंगत उसकी, केसर बागों सी रंग संगत उसकी, महका हर जीवन उपवन में, बनकर खुशबू बस गया आकर, जन्नत कोई रच गया आकर। मलमल सी ये बर्फ़ की चादर, बुनकर कोई बुन गया आकर। रेशा रेशा उसकी बनावट, रेशा रेशा उसकी बनावट, चार दिशा में उसकी आहट, बहता वो झरझर झरनों में, अमृत धारा बन गया आकर, बुनकर कोई बुन गया आकर, जन्नत कोई रच गया आकर। इसमें मैंने अब जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जो हमारी संत योगिनी लल्लेश्वरी वहाँ रही है, जो हमारी, जिसको हम आदि कवयित्री के रूप में मानते हैं, उनको सादर नमन करते हुए ये पंक्तियाँ आप सुन लीजिए। कण कण में अंतर मन में, कण कण में अंतर मन में, विद्यमान रहती लल योगिनी। कण कण में अंतर मन में, विद्यमान रहती लल योगिनी, सराबोर मन का ये सरोवर, सराबोर मन का ये सरोवर, अष्ट कमल कोई खिल गया आकर, बुनकर कोई बुन गया आकर, उसका ही ताना उसका ही बाना, जन्नत कोई रच गया आकर। और इसका अंतिम है, हर मुख से विस्तार उसी का, हर मुख से विस्तार उसी का, शारदा पीठ है सार उसी का, हर मुख से विस्तार उसी का, शारदा पीठ है सार उसी का, साफ शफा हुआ मन का आंगन, साफ शफा हुआ मन का आंगन, ऋषि मुनियों में रम गया आकर, मलमल सी ये बर्फ की चादर, बुनकर कोई बुन गया आकर, बुनकर कोई बुन गया आकर। ये गीत श्री अनिल शर्मा जी ने संगीतबद्ध किया है, जो मेरे फेसबुक टाइमलाइन पर उपलब्ध है। आप कभी भी वो ये गीत सुन सकते हैं। अब मैं फिर कविताओं की ओर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके समक्ष में अब एक ऐसी कविता रखूँ जो पुनः मुझे वहीं ले जाती है कि जो इस बीच में मैं देख रहा हूँ कि ओमकार सिंह जी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं बरेली साहित्य विकास मंच के पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके कारण आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया। और मेरी शुभकामनाएं हैं आगे भी इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहे और इसको दिनों दिन इसको बहुत प्रगति मिलती रहे। फिर मैं चिनार पर आता हूँ। चिनार कविता, इसमें चिनार जो हम ये मानकर चलते हैं कि इसमें हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। चिनार के इर्द गिर्द जहाँ पर भी चिनार लगे होते थे, हमारा बचपन, हमारा पूरा जो यौवन, हमारी पूरी ज़िंदगी वहीं पर गुजरी है। और अब हमें वो चिनार कैसा लगता है, उस किस रूप में हम उसको लेते हैं। चिनार बचपन से तुम्हें अपने साथ उगते देखा है। रागिनी गर्ग जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये कार्यक्रम देख रही हैं। चिनार तुम्हें अपने साथ उगते देखा है, बचपन से अपने साथ उगते देखा है। सौंपता रहा तुम्हें अपना हर एक वसंत, सौंपता रहा तुम्हें अपना हर एक वसंत, और मैं खुद झरता रहा पात पात।
चिनार, तुम महज पात्र नहीं हो दादी माँ की कहानियों के, बल्कि तुम साक्षी भी रहे हो हर बदलते मौसम के। क्योंकि पतझड़ का मौसम जब वहाँ कश्मीर में आता है, चिनार के पत्ते जो हैं बिल्कुल लाल रंग जर्द होके जब नीचे ज़मीन पर गिरते हैं और उन पत्तों की चादर जब बिछ जाती है, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ ज़मीन पर आग फैली हुई है जब वहाँ का पतझड़ का मौसम होता है। तुम चिनार, तुम महज पात्र नहीं हो दादी माँ की कहानियों के, बल्कि तुम साक्षी भी रहे हो हर बदलते मौसम के, हर खिड़की द्वार के, देहरी आंगन के, रिश्तों की खुशबू के, नदी के प्रवाह के। क्या उत्तर दूं मैं चिनार, क्या उत्तर दूं मैं अपने पूर्वजों को, उन ऋषिमुनियों को जिन्होंने अपने तपोबल से सौंप दिया था तुम्हें मेरे अंतरंग को। आज दोनों के जिस्म हैं लहूलुहान, आज दोनों के जिस्म हैं लहूलुहान, क्योंकि तुम हो गए हो आदमखोर और मुझे अपने अपने भीतर से आना पड़ा बहुत दूर। मगर कहीं पर आकर भी ख़त्म नहीं होती वो सीमा, मगर कहीं पर आकर भी ख़त्म नहीं होती वो सीमा, जहाँ से तुम्हें अपने से अलग देख सकूं। दरअसल अलग अलग नहीं है हम दोनों की ज़मीन। चिनार, दरअसल अलग अलग नहीं है हम दोनों की ज़मीन, इसीलिए बचपन से तुम्हें अपने साथ ही उगते देखा है, इसीलिए बचपन से तुम्हें अपने साथ ही उगते देखा है। चिनार, सौंपता रहा तुम्हें अपना हरेक वसंत, और मैं खुद पात पात झरता रहा, और मैं खुद पात पात झरता रहा। इधर ये तो पुरानी रचनाएं थी जिनका पाठ मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता था कि आपके सामने करूं, और उसकी पृष्ठभूमि से मैंने आपको अवगत करा दिया। अब कुछ ऐसी दो चार रचनाएं मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ जो हाल फिलहाल में लिखी गई हैं, जिसमें से एक कविता आप ये सुन लीजिएगा। इसका शीर्षक है और इसका प्रतीक देख लीजिएगा मैंने किस तरह से लिया है। हालांकि अगर आप इसको आप हमारे निर्वासन या विस्थापन की दृष्टि से देखना चाहेंगे, वो कोण भी इसके साथ जुड़ सकता है। शहर अचानक कुछ हादसों में तब्दील हो जाता है। शहर अचानक कुछ हादसों में तब्दील हो जाता है। संसद का तापमान बदल जाता है। संसद का तापमान बदल जाता है। राजपथ और जनपथ जहां एक दूसरे को काट कर गुजरते हैं, राजपथ और जनपथ जहां एक दूसरे को काट कर गुजरते हैं, वहां का तापमान है शून्य। वहां का तापमान है शून्य। शहर अचानक कुछ हादसों में तब्दील हो जाता है। एक और कविता आपके सम्मुख, आपके अपने मित्रों के सामने रखना चाहता हूँ। पुनः बरेली साहित्य विकास मंच के पदाधिकारियों को और इसके जो समस्त सम्मानित सदस्यगण हैं उनका फिर धन्यवाद कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कुछ अकेले। इस समय जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इसमें मुझे कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। मेरे इस समय जो लाइव चल रहा है सबके नाम मेरे समक्ष आ नहीं पा रहे हैं। फिर भी जितने भी इस समय मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने मन से, अपने हृदय से उनका स्वागत करता हूं। अब ये कविता सुनिए मेरी।
इसका शीर्षक है, इसका मैंने एक शब्द लिया है अकेले। अकेले को आप किस रूप में देखते हैं? एज एन इंडिविजुअल होता है, और जब एज एन इंडिविजुअल में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कई अकेले होते हैं, उसको उस रूप में आप ले सकते हैं। कुछ अकेले अकेले ही होते हैं, कुछ अकेले अकेले ही होते हैं, कुछ अकेले बहुत सारे होते हैं। कुछ अकेले अकेले ही होते हैं, कुछ अकेले बहुत सारे होते हैं, कुछ अकेले जुलूस में से गुजरते हैं, और कुछ अकेले जुलूस की तरह गुजरते हैं। कुछ अकेले जुलूस में से गुजरते हैं और कुछ अकेले जुलूस की तरह गुजरते हैं। कुछ अकेले सिर्फ चेहरा लिए होते हैं, कुछ अकेले सिर्फ चेहरा लिए होते हैं, कुछ अकेले चेहरों पे चेहरे चस्पा किए होते हैं, कुछ अकेले अपनी खाल में खुद होते हैं। कुछ अकेले अपनी खाल में खुद होते हैं। यहाँ पर आपका ध्यान चाहूँगा, कुछ अकेले भेड़ की खाल में पूरा जंगल होते हैं। कुछ अकेले भेड़ की खाल में पूरा जंगल होते हैं। इसको फिर एक बार आपको सुनाना चाहूँगा। कुछ अकेले अपनी खाल में खुद होते हैं, कुछ अकेले भेड़ की खाल में पूरा जंगल होते हैं। और जंगल किसका प्रतीक है वो आप समझ सकते हैं। अब इसकी अंतिम पंक्तियाँ सुनिए, आपका ध्यान चाहूँगा। कुछ अकेले पूरी दुनिया के लिए अकेले पर्याप्त होते हैं। यानी कुछ अकेले पूरी दुनिया के लिए अकेले पर्याप्त होते हैं, कुछ अकेले अपने में ही पूरी दुनिया लिए होते हैं। वो इस गलतफहमी में होते हैं। कुछ अकेले पूरी दुनिया के लिए अकेले पर्याप्त होते हैं, इसमें जज्बा है। कुछ अकेले पूरी दुनिया के लिए अकेले होते हैं, कुछ अकेले अपने में ही पूरी दुनिया लिए होते हैं, कुछ अकेले अकेले ही होते हैं, कुछ अकेले बहुत सारे होते हैं, कुछ अकेले बहुत सारे होते हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये पटल छोड़ने पर उससे पहले मैं आपको अब अंत में एक छोटी कविता सुनाऊंगा, जिससे मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न करूँगा। तुम्हें कितना आकाश चाहिए। ये कविता वैसे पिछले दिनों मैंने अपने फेसबुक टाइमलाइन पर भी दी थी, और कई मित्रों ने इसको बहुत पसंद किया है, और मैं चाहता हूँ कि इस पटल से भी इस कविता को मैं आपके समक्ष रखूँ। तुम्हें कितना आकाश चाहिए, आखिर तुम्हें कितना आकाश चाहिए, तुम्हें तो धरती भी चाहिए। आखिर तुम्हें कितना आकाश चाहिए, तुम्हें तो धरती भी चाहिए। अगर तुम्हें धरती चाहिए तो आकाश तुमसे बहुत ऊंचा होगा। तुम आकाश में भी उड़ना चाहोगे, तुम आकाश में भी उड़ना चाहोगे, तो फिर ये धरती तुमसे छूट जाएगी, तो ये धरती तुमसे छूट जाएगी। मेरे सम्मानित मित्रों, ये मेरी आज के इस कार्यक्रम में मैंने अंतिम कविता आपके सामने रख ली है। मुझे आशा है आपको मेरी कविताएं पसंद आई होंगी, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं मैं इसमें कुछ तकनीकी खराबी की वजह से देख नहीं पाता हूं। हो सकता है कि कुछ गलती से कोई गलत बटन दब गया होगा, जिस वजह से ये आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। मेरी कविताएं अगर आप मित्रों तक पहुंच गई हैं, मेरे लिए वही अमृत के बराबर है,
वही आशीर्वाद के रूप में मैं उसको लेता हूँ। मैं पुनः बरेली साहित्य विकास मंच के अपने सम्मानित पदाधिकारियों को, जिसमें श्री सुभाष राहत बरेलवी जी हैं, श्री राम किशोर वर्मा जी हैं, डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री माइक जी हैं, अंजनी कुमार जी हैं, उपमेंद्र सक्सेना जी है, राम रतन यादव जी हैं और अन्य समस्त जो सदस्यगण हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि अब ये पटल दिन ब दिन बहुत ही सफलता की ओर बढ़े और अग्रसर होता रहे और बहुत अच्छे मित्रों की हमें कविताएं सुनने को मिलेंगी। मैं आपसे अब अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।